Hi everyone, welcome back to the official YouTube channel of DCG Defense Academy. My name is Abhishek and I am physics faculty here. So today I am back with yet another interesting as well as very informative concept. That basically this concept has a huge importance in competitive exams, especially in defense examinations. Now the topic is, as you can see, current electricity. Now what is current? The first question is, what is current? So current is very precisely defined as flow of charge per unit area per unit टाइम एक यूनिट एरिया से कितना चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है यूनिट टाइम के अंदर, उसको हम बोलते हैं करंट. करंट मीन्स फ्लो विच इज़ नॉट स्टेबल, इट्स फ्लो. सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड दैट इज Q अपॉन T. दैट इज, अगर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज Q चार्ज फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर एरिया से कितने टाइम T में, तो हम ऐसे करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास चार्ज जो है वो चेंज हो रहा है, मीन्स जो चार्ज फ्लो होगा दैट इज dq इन टाइम डिफरेंस dt. तो ये भी एक तरीका है आपके पास करंट को कैलकुलेट करने का. नेक्स्ट थिंग इज फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के क्वांटाइजेशन, ये एक कंसेप्ट है हमारे पास विच इज इन द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड. एंड वहां से Q इज इक्वल्स टू NE. चार्ज को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. सो इफ आई यूटिलाइज दिस रिलेशन इन दिस फॉर्मूला, आई कैन राइट करंट एज NE अपॉन T. करंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. एंड इट टोटली बेस्ड अपॉन, लेट जस्ट से दैट इफ वी आर गिवन विद करंट and we need to find out number of electrons, so this is also the relation which we can use. It's totally depend how you will use the relation. आपके पास रिलेशन तो सिर्फ एक ही है ये, लेकिन हमने इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर लिया और इस फॉर्म में भी चेंज कर लिया है. बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, इसीलिए दे थॉट दैट फिजिक्स इज डिफिकल्ट. उन्हें फिजिक्स इसीलिए मुश्किल लगती है, बट वो मुश्किल नहीं है. आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद आप देखिए उसमें क्या कैलकुलेट करना है. आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास I इज इक्वल्स टू NE अपॉन T, कि आपको हर बार करंट ही फाइंड आउट करना होगा. जी नहीं, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है, आपको टाइम भी फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है. और ये बात सिर्फ न्यूमेरिकल के परसेप्टिव से है. अगर कंसेप्चुअली बात करूं तो अगर हम टाइम को कांस्टेंट रख दें तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब जितना ज़्यादा आप चार्ज बढ़ाते जाओगे, टाइम को आप फिक्स रख रहे हो, चार्ज को आप बढ़ा रहे हो, तो करंट बढ़ेगा. अगर आपने चार्ज को फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपने फिक्स कर दिया और टाइम को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो करंट फिर डिक्रीज होगा. कीपिंग T कांस्टेंट and here keeping n constant. So that is also the form in which we can easily explain that how the thing work. ये conceptual इस तरह से बनते हैं, that is for numerical purpose. अब इसमें एक और concept आता है, that is suppose आपके पास I is dq upon dt. Or in the question you are given that current depends upon time like this, T4 minus T square plus T. ये आपके पास करंट है, दिस इज अ कॉन्टिन्यूस करंट. कॉन्टिन्यूस करंट क्यों है, डिस्क्रीट क्यों नहीं है? क्योंकि आप जैसे जैसे t की वैल्यू फाइंड पुट करोगे यू विल गेट सर्टेन वैल्यू. इट्स नॉट फिक्स्ड, इट्स वेरिएबल.
ये करंट टी के ऊपर डिपेंड होगा, टी की वजह से। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दैट फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज that flows between t equals to 2 to t equals to 4। 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में अगर करंट इतना है तो चार्ज कितना होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अब आपके पास सबसे पहले तो आप रिलेशन देखिए, करंट को देखने से ही पता चल रहा है कि हमें ये रिलेशन यूज़ करना है इसके बजाय। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, I इज dq अपॉन dt, और यहाँ से dq को मैं क्या लिख सकता हूँ, I dt। अब ये dq क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, हमें तो टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, वो भी t इक्वल्स टू 2 टू t इक्वल्स टू 4, 2 से 4 सेकंड के बीच में। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद लिमिट्स, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 4 तक। इंटीग्रेट कर देंगे विद लिमिट 2 से लेके 4 तक। आप i की वैल्यू रखिए जो है आपके पास t4 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी dt 2 to 4। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। यस, एडवांस की बात भी कर रहा हूँ, बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डेरिवेटिव, हाउ टू फाइंड द स्लोप, ग्राफ से किस तरह से आप इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हो, ये सब आपको आना चाहिए, ये बेसिक है। अब यहाँ पे देखिए, हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले मैं एक बार बता देता हूँ, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो देख लीजिए। आपको x की पावर n इंटीग्रेट करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, xn प्लस 1 n प्लस 1 प्लस c। दिस इज इनडेफिनेट, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट क्यों, क्योंकि आपके पास कोई लिमिट नहीं है, कोई इंटरवल नहीं है जिसके बीच में यू शुड गेट द फिक्स्ड वैल्यू। तो हाउ टू मेक इट डेफिनेट, दिस इज इनडेफिनेट। इनडेफिनेट, डेफिनेट के लिए आपके पास लिमिट्स होंगी, कुछ पर्टिकुलर 2 इंटरवल होंगे जिनके बीच में आपको कन्फाइंड रहना है, सो दैट यू कैन हैव द वैल्यू। और अब आपके पास वैल्यू आई है ये n प्लस 1 विद लिमिट a टू b। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, n प्लस 1 को फिक्स कर लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, अब हमारे पास इंटीग्रेट करने के लिए है 2 to 4 t रेज टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी dt। तो t की पावर 4 मतलब n की जो वैल्यू है वो 4 है, आंसर में क्या आएगा, n प्लस 1, यानी कि t 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 माइनस t 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस t 1 प्लस 1 1 प्लस 1। और अब आप लिमिट रख दीजिए 2 to 4, अब आप लिमिट रख दीजिए 2 से लेके 4 तक। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, t5 अपॉन 5 t3 अपॉन 3 प्लस t2 अपॉन 2 विद लिमिट 2 to 4। अब कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों को कि पहले कौन से लिमिट पुट करें। याद रखना, अपर माइनस लोअर, रिमेंबर दिस, अपर माइनस लोअर। तो यानी कि अपर लिमिट इज 4 रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 4 रेज टू द पावर 3 बाय 3 प्लस 4 रेज टू द पावर 2 बाय 2 माइनस 2 रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 रेज टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2 रेज टू द पावर 2 अपॉन 2। और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256 और 256 4 जा 1024, 1024 बाय 5 माइनस 64 अपॉन 3 प्लस 16 बाय 2 माइनस 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16 32 बाय 5 माइनस 8 बाय 3 प्लस 4 बाय 2।
आपको एक और बेसिक सी बात है, जो कुछ स्क्वायर्स हैं और कुछ क्यूब्स हैं उनको याद रख ना हो, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जिनका एलसीएम सेम है उनको एक साथ लिख लीजिए, -32/5। ये माइनस का है लेकिन ये प्लस का हो जाएगा, मैं माइनस बाहर कॉमन ले रहा हूँ। 64 - 8/3 और +16 - 4/2। तो यहाँ से आपके पास जो फाइनल बात बनेगी दैट इज़ 992/5 -56/3 और +6। एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा एलसीएम, यानी कि 992 × 3, 56 × 5 +6 × 15, और ये आ जाएगा 6, 27, 29 - 30, 280 + 90 ÷ 15। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इसको पहले ऐड कर दीजिए, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले। 2976 - 190/15, तो 976 में से 190 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2786/15 कूलम। दिस इज जस्ट टू इम्प्रूव योर कंसेप्ट। देखो करंट को हर कोई हल्के में पढ़ता है, क्या I = Q/T, बट ऐसा नहीं है। करंट में भी अपने आप में बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए, बहुत सारी बातें जो आपको समझ में आनी चाहिए, ताकि अगर आपके पास किसी कंसेप्ट की नॉलेज है तो वो कंप्लीट नॉलेज हो, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर इनकम्प्लीट नॉलेज लेके चलोगे तो गलती करोगे फॉर श्योर है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम है, लेवल होगा एंड डिफ़िकल्टी भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगी। इट्स नॉट लाइक कि दे विल गिव यू जस्ट द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड टाइम एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करंट। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए जी, आई विल मूव टू माई नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज करंट डेंसिटी। माई नेक्स्ट कंसेप्ट इज current density. What is current density? Current density tells us that how much current is passing through a particular area. कोई एरिया है, उससे कितना करंट पास हो रहा है, क्या उससे जितना करंट पास हो रहा है वो सफिशिएंट है या और करंट की रिक्वायरमेंट है। तो बड़ा सिंपल सा, इसको रिप्रेजेंट हम J से करते हैं, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया। इसको रिप्रेजेंट हम J से करते हैं, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे करंट को क्या लिख सकता हूँ, चार्ज अपॉन टाइम इनटू एरिया, या चार्ज को भी लिख सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इनटू एरिया इनटू टाइम। तो बहुत सारे जो है आप रिलेशन खुद ब खुद भी बना सकते हो, बट आई विल स्टिक टू दिस क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके पास लेट जस्ट से अगर एरिया, ये एरिया है और इसमें से करंट पास हो रहा है, देन इट्स फाइन। फॉर दिस J इज इक्वल्स टू ईदर यू कैन से I/A। लेकिन इफ आई कंसिडर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया, ये बहुत छोटा सा एरिया लिया है मैंने dA, और यहाँ से करंट पास हो रहा है dI, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, dI/dA। और यहाँ पर आप करंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी। सो व्हाट वी डू, सी व्हेनेवर यू गेट अ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, चाहे वो DI हो, चाहे वो DT हो, चाहे वो DQ हो, कुछ भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है एंड यू वांट एन आंसर इन न्यूमेरिकल फॉर्म, जस्ट इंटीग्रेट कर दीजिए उसको, ताकि आपको आंसर जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में मिल जाए। यह आ जाएगा आपके पास JDA। तो इफ़ यू नो द करंट डेंसिटी तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, अब सपोज एरिया जो है वो करंट के साथ कुछ एंगल बना रहा है, दिस थीटा, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू रिजॉल्व दिस इनटू 2 कंपोनेंट्स। अब एक कंपोनेंट ये रहा, ये हो जाएगा आपके पास A sin थीटा एरिया कंपोनेंट, ये हो जाएगा A cos थीटा। तो जिस डायरेक्शन में करंट है
उसी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उस एरिया का, उसको हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास J इज इक्वल्स टू आई ए कॉस थीटा, J इज इक्वल्स टू आई ए कॉस थीटा, और यहाँ पर मैं A को इधर लेकर के अगर जाता हूँ तो J ए कॉस थीटा, दिस इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट J डॉट A। अब यहाँ से आपको एडिशनल चीज़ क्या पता चली है कि करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आई होप आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल गिव अस अ स्केलर। सो फ्रॉम देयर वी कंक्लूड दैट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट थिंग, इफ आई वांट टू फाइंड आउट unit of current density, that is current upon area, it is ampere per meter square, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है, यूनिट समझ लीजिए, यूनिट की हेल्प से आप कंसेप्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी, करंट के लिए हमारे पास होगा A, एरिया इज लेंथ इनटू लेंथ, सो दैट इज L माइनस 2 इंटू A, दिस इज करंट डेंसिटी। नेक्स्ट थिंग इज, अब इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। एंगल भी डिपेंड करेगा कि करंट डेंसिटी कितनी है, थीटा की क्या वैल्यू है। अगर थीटा 90 हुआ तो, इफ सपोज थीटा इज 90 मीन्स करंट जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर हो एरिया के, तो वहाँ पे जो करंट डेंसिटी है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, बिकॉज cos 90 इज 0। मैक्सिमम कब होगी? इफ थीटा इज 0। यही ये एरिया की एक्सिस है, इसी एक्सिस के थ्रू करंट पास हो रहा है, तो एक्सिस के पैरेलल है। डू नॉट गेट कंफ्यूज कि परपेंडिकुलर है, नहीं, जैसे एक्सिस है वैसे ही पास हो रहा है, तो यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आई होप इट विल हेल्प यू। कंसेप्ट को जो है नॉलेज रखनी है तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नॉलेज रखनी है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। कंसेप्ट देखने में आसान हो सकता है बट आसान चीज़ों में गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। सो in the next video I will continue from here. Our next topic will be drift velocity, then we will see Kirchhoff's law, जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। उसके बाद हम देखेंगे एनर्जी जनरेटेड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।